नरक भाग 8। वाणी ने विजय को रात के खाने पर अपने घर बुलाया है। वाणी ने विजय को थाली परोसते हुए बातचीत शुरू कर दी। खाना पीना हुआ, थोड़ी बहुत बातें हुई और ढेर सारा हंसी मजाक हुआ। लोखंडे के केस ने दोनों की दूरियों को मिटा दिया था, पर कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में जल्दी जल्दी कुछ अच्छा हो रहा हो, सब खूबसूरत लग रहा, तो समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही सब बिखरने वाला है, तकलीफें आने वाली हैं। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि आपको याद हो, विजय ने शर्मा को कहा था कि उसकी शादी होने वाली है। फोन पर उसकी होने वाली बीवी मैसेज करती है। अब देखते हैं क्या होता है और दोनों उस मुसीबत का कैसे सामना करते हैं। वाणी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, विजय ने कहा और कमरे से चला गया, पर साथ में वो फोन सोफे पर ही भूल गया। वाणी ने सोचा टीवी ही देख ली जाए और वो टीवी चालू करने के लिए सोफे पर से उठी। वाणी टीवी का स्विच ऑन करने ही वाली थी कि विजय के फोन में मैसेज टोन बजी। वाणी ने विजय के फोन के स्क्रीन को देखा, किसी का मैसेज आया था। तभी फिर से एक और बार टोन बजी और लगातार 3-4 बार तक टोन बजती रही। वाणी से रहा नहीं गया, उसने फोन उठाया। फोन में कोई पासवर्ड नहीं था। उसने मैसेज देखा, विजय तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते और न ही कॉल पर बात करते हो? हमारी शादी होने वाली है और तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते रहे हो। अभी तो हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, ढेर सारी बातें करनी चाहिए, साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहिए। मुझे तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार रहेगा। बाय, लव यू ढेर सारा। वाणी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। फोन के गिरने की आवाज सुनकर विजय बाहर आया। क्या हुआ? विजय ने वाणी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मेरे हाथ से तुम्हारा फोन फिसल कर गिर गया। आई एम सॉरी। वाणी ने खुद को संभालते हुए कहा, पर वो अब भी कांप रही थी। विजय ने फोन उठाया। ओहो, स्क्रीन पर स्क्रैच आ गया। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं पैसे दे दूंगी, सॉरी। वाणी ने माफी मांगते हुए कहा, अरे रिलैक्स वाणी, तुम्हें इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ये फोन बदलने वाला था, विजय ने वाणी को समझाते हुए कहा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे, फिर विजय चला गया। उसे वाणी के व्यवहार में कुछ अजीब लगा, पर वो समझ नहीं पाया। विजय के जाने के बाद वाणी अपने बेडरूम में जाकर तकिए से मुंह ढककर सो गई। तकिया पूरा भीग गया। इसके पीछे क्या कारण था ये वो खुद भी नहीं जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। विजय पूना के लिए सुबह ही निकल गया था और ये बात वाणी के अलावा और किसी को भी नहीं पता थी। जब थाने में विजय को किसी ने नहीं देखा तो सब विजय की ही बात करने लगे। ये विजय सर अभी तक आए नहीं, इतना लेट तो कभी नहीं करते, देश पांडे ने कहा। हाँ, मेरी भी कल उनसे बात हुई थी, कहीं छुट्टी तो नहीं ली उन्होंने, शर्मा ने सोचते हुए कहा। नहीं, वो केस के सिलसिले से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे, तुम लोग अपना काम करो। वाणी ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, वैसे मैडम, मुझे तावड़े के बारे में कुछ कहना था उनसे, शर्मा ने वाणी से कहा। हाँ बोलो, मैं बता दूंगी, वाणी ने कहा। वो मैडम, कल किसी ने तावड़े पर वार किया। व्हाट? वाणी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हाँ तो वही यादव सर ने मुझे बुलाया था और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम सीरियस भी हो या नहीं केस को लेकर? वाणी ने डांटते हुए कहा। पर वो एक पागल भिखारी था, किलर नहीं। तावड़े उसे हर रोज फुटपाथ पर परेशान करता था, जिसे तंग आकर उसने कल तावड़े पर हमला कर दिया। शर्मा ने पूरी बात बताई। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम जाओ, काम करो। इधर पुणे में विजय मारा मारा फिर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोखंडे के गांव जाए तो जाए कैसे, क्योंकि रात के 7:30 बज गए थे। उसे रास्ते में ही बहुत देरी हो गई थी। रास्ते पर गाड़ी तो बहुत थी, पर कोई लोखंडे के गांव नहीं जाना चाहता था। सब यही कहकर टाल देते कि रात बहुत हो गई है, कल सुबह छोड़ आएंगे, पर अभी नहीं। विजय को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वो एक नुक्कड़ पर चाय पीने गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने एक कप लिया और दुकान वाले से पूछा, भाई मुझे आम्बे गांव जाना है, पर कोई रिक्शा टैक्सी जाने को तैयार नहीं है, क्या यहाँ से कोई भी वो गांव नहीं जाता क्या? साहब, जाते तो सब हैं, पर आप गलत वक्त पर जाने के लिए बोल रहे हैं तो कौन जाएगा? शाम के 6 बजते ही उस गांव से इधर और उधर से उस गांव कोई नहीं जाता। दुकान वाले ने पान की पिचकारी मारते हुए जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन विजय ने हैरानी से पूछा। क्योंकि रास्ते में एक बड़ा घना जंगल पड़ता है, जिसके अंदर कई चोर डाकू छिपे रहते हैं। उनके डर से किसी की हिम्मत नहीं होती रात को उधर जाने की। आप सुबह चले जाना सर, अभी बहुत रात हो गई, 8 ही तो बजे अभी। खैर ठीक है, यहाँ पास में कोई होटल लॉज मिलेगा?
विजय ने दुकान वाले से पूछा। हाँ, वो आगे गली में ही है, सस्ता है और अच्छा भी है, दुकान वाले ने जवाब दिया। विजय दुकान वाले के बताए अनुसार उस होटल तक पहुंचा। होटल के रिसेप्शन एरिया में उसे एक लड़की बैठी दिखी। एक कमरा मिलेगा? विजय ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा। जी सर, कैसा कमरा चाहिए आपको, नॉर्मल या प्रीमियम? लड़की ने बड़े अदब से बताया। नॉर्मल ही दे दो यार, एक रात ही तो बिताना है, विजय ने कहा और रजिस्टर पर साइन करने लगा। थैंक यू सर, ये लीजिए रूम की चाबी। रात के 10 बज रहे थे। विजय बिस्तर पर उलट पलट रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने वाणी से बात करना सही समझा और उसे फोन लगाया। हेलो। वाणी ने फोन के उस पार से जवाब दिया। हाँ वाणी, मैं पुणे तो पहुंच गया, पर यहाँ बहुत स्यापा हो रहा है, विजय ने कहा। क्यों सर, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना, वाणी ने पूछा। विजय ने सारा कुछ वाणी को एक ही सांस में बता दिया, तो इस पर वाणी का कोई जवाब नहीं मिला। क्या हुआ, विजय ने पूछा। कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा, जैसा भी हो, मैं रखती हूँ। वाणी के इस रूखेपन से विजय को झटका लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वाणी ऐसा क्यों कर रही थी। उसने पूछा, वाणी तुम ठीक हो ना, कुछ परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बाय, वाणी ने इतना कहकर फोन काट दिया। विजय वाणी के इस बर्ताव से परेशान हो गया। उसे बेचैनी सताने लगी। उसकी नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी, अब चैन भी नहीं रहा था। बाहर जाकर टहलना ही अच्छा रहेगा, उसने खुद से कहा और कमरे से बाहर चला गया। विजय रात के सन्नाटे में अकेला सड़क पर यहाँ वहाँ घूम रहा था। न किसी से जान पहचान, न कोई अपना। बहुत बेचैन लगते हो, क्या बात है? सड़क के किनारे सोए हुए एक बूढ़े साधु ने उसे जब बहुत देर तक यहाँ वहाँ घूमते देखा तो पूछ पड़ा। जी मैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा आजकल मेरी जिंदगी में। अपने तो पहले ही पराए थे, मुंबई में कोई पराया अपना बना तो दिल ने धड़कना शुरू किया, पर अब वो भी कुछ खफा खफा सा हो गया है। विजय की जिंदगी जैसी हमें दिखाई दे रही थी, असल में वैसी थी नहीं। अब ऐसा क्या हुआ उसके साथ, इस सफर में आपको पता चल ही जाएगा। बेटा, यहाँ हर कोई परेशान है, हर कोई चैन की तलाश में है। इंसान कामयाब होने के लिए भाग रहा है और उसने इस भागा दौड़ी में संसार को नरक बना दिया है। उसे ना अपनी सुध रही और ना ही दूसरों की। उस साधु ने विजय को जवाब दिया। उसकी बातों को सुनकर विजय को थोड़ी शांति मिली। वो साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु ने विजय का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ये लो, जरा भरो तो, साधु ने विजय को चिलम देते हुए कहा। विजय ने आदर से उस चिलम को लिया और उसे भरने लगा। हम तो तुम भगवान को नहीं मानते, साधु ने विजय से कहा। विजय को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, आपको कैसे पता? मेरा काम ही यही है। संसार में हर मनुष्य को एक अपना काम दिया गया है और उन्हीं में से मेरा काम ये है, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं बचपन में भगवान को मानता था, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया ऊपर वाला मुझसे ही मेरे अपनों को छीनता गया। बस यकीन ही उड़ गया तब से। पर सच है कि मुझे मेरे अपनों ने ही नहीं समझा। विजय ने पूरी बात बताई। दुख देने वाशा देखने आते हैं जिंदगी में। उस साधु ने बात तो सही कही थी। वाह, क्या बात कही आपने, विजय ने उनको चिलम पकड़ाते हुए कहा। ये लो, तुम भी एक कश मारो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, साधु ने चिलम विजय को देते हुए कहा। विजय ने शुरू में तो इनकार किया, पर अपनी बेचैनी को बढ़ता देख उसने चिलम का एक गहरा कश मार लिया। कुछ देर बाद उसने खुले आसमान को देखा, धुआं छोड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब लोगों की चहल पहल से विजय की आंख खुली तो उसने देखा वो एक अजीब सी कच्ची सड़क के किनारे पड़ा था। उसने खुद को देखा, अगल बगल देखा। ये मैं कहाँ हूँ, उसने खुद से कहा और उठकर लोगों को इधर उधर देखने लगा। सब कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। उसने रात की घटना को याद करते हुए कहा, मैं तो उस साधु के पास था, अचानक यहाँ, और ये जगह कौन सी है? विजय उस जगह का नाम जानने के लिए थोड़ी दूर पर बैठी एक सब्जी वाली के पास गया। उसने उससे पूछा, ताई ये कौन सी जगह है, क्या नाम है? इस सवाल पर उस औरत ने तो पहले विजय को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, नए लगते हो बाबू। जी बताओ ना ताई, कौन सी जगह है ये? विजय ने दोबारा वही सवाल किया। ये आंबे गांव है। विजय को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा जब उसने इस नाम को सुना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को मारते हुए जगाया, पर उसे पता चला कि वो पहले से ही जगा है। उसने फिर से पूछा, ताई ये सच में आंबे गांव ही है ना? सवेरे सवेरे में मजाक के लिए मिली हूँ क्या? बाजू हट, धंधे का टाइम है। उस औरत ने फटकारते हुए विजय से कहा, इस चिलम को पियो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे।
विजय को साधु की कही बात याद आ गई। कौन था वो, ये कैसा चमत्कार है। और मेरा सारा सामान, विजय ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। माफ करना ताई। अच्छा, क्या बता सकती हैं कि यहाँ लोखंडे का घर कहाँ है, वो जो पुलिस में था, जिसकी मुंबई में पोस्टिंग हुआ करती थी? विजय ने उस औरत से पूछा। इस सवाल पर वो औरत चौंक गई। उसने खड़े होते हुए पूछा, तुम लोखंडे को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? जी, मैं इंस्पेक्टर विजय, मुंबई से आया हूँ। आप जानती हैं क्या लोखंडे को? मैं लोखंडे की बहन हूँ। क्या? उस औरत ने इतना बोला ही था कि विजय की चीख निकल गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप सच कह रही हैं? आप लोखंडे की बहन हैं? हाँ, यही सच है। उसने आके कहा, वैसे माफ करना, मैंने तुमसे उस तरीके से बात की, पर मैं क्या करती। लोखंडे की बहन देखने से लगभग 32-33 साल की लगती थी। रंग में सांवली, मांग सूनी, चेहरे पर एक उदासी झलकती थी। नाक भी सूनी थी, बल्कि पूरा चेहरा ही खाली था, माथे को छोड़कर। माथे पर सिर्फ एक बड़ी बिंदी थी और तन को ढकने के लिए नव्वारी साड़ी पहनती। बाकी और कुछ खास नहीं था उसमें, सिवाय इसके कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की बहन होकर भी सड़क के किनारे सब्जी बेचती थी। उसने विजय का स्वागत करते देखा। चलिए तो मेरे साथ, घर पर वही बातें करेंगे। और आप ऐसे ही आए हो? सामान विमान कुछ नहीं? नहीं, मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ, तो सामान की क्या जरूरत थी? विजय ने झूठ कहा, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। कौन था वो साधु? विजय अचानक एक ही रात में लोखंडे के गांव कैसे पहुंच गया था? क्या लोखंडे की बहन से विजय को कुछ मदद मिल पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए नरक का अगला भाग। नरक भाग 9। इंस्पेक्टर विजय लोखंडे की बहन से बात कर रहा था। साहब, एक बात कहूं, मेरा भाई खुदकुशी कभी भी नहीं कर सकता। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उसकी बहन पार्वती सीना ठोक के कह सकती है। लोखंडे की बहन पार्वती ने कहा। हम तो, आपको क्या लगता है ताई, लोखंडे की किसी से दुश्मनी थी क्या? विजय ने पार्वती से कहा। वो जानता था कि पार्वती उससे उम्र में बड़ी है, इसलिए विजय ने मान रखा। दुश्मनी तो पूरे गांव से है साहब, अब क्या बताऊं, जलने वाले कम है क्या? पर ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी भैया कि किसी को जान से मार दें, पार्वती ने कहा। दोनों रास्ते में एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। जो लोग विजय को देखते तो देखते ही रह जाते। गांव की कुछ लड़कियां जो रास्ते में साइकिल से जा रही थीं, वो भी विजय को देखकर एक घड़ी मुस्कुरा देती। अच्छा, लोखंडे किस किस्म का इंसान था? मेरा मतलब है, पार्वती ने विजय को बीच में ही रोकते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक बहन अपने भाई की कैसे बुराई करे, पर सच तो यही है कि वो गांव की औरतों को कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखता था। इसके आगे आप किसी और से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे आपका घर और कितना दूर है? विजय चलते चलते थक गया, तब उसने पूछा। बस आ ही गया, वो आगे वाला रहा, पार्वती ने इशारे से दिखाकर कहा। विजय की अच्छी से खातिरदारी हुई। लोखंडे के परिवार वालों ने बहुत ख्याल रखा विजय का। इसे उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। घर के सारे लोग बहुत ही प्यारे थे, बस इन सब में लोखंडे ही खोटा निकल गया था। शाम तक विजय आंबे गांव में ही लोखंडे के घर रुका रहा। जब वो जाने के लिए निकलने लगा तो उसे पता चला कि अब आज वो कहीं नहीं जा सकता। पार्वती ने उसे सुबह जाने के लिए कहा और विजय को बात माननी ही पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। सारे लोग खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण विजय छत पर ही सोया था, लोखंडे के पिताजी के साथ। चाचा, वैसे तो आप लोगों के बीच प्यार देखकर बहुत खुशी हुई, पर फिर लोखंडे के बारे में सोचता हूं तो अफसोस होता है। इतना अच्छा परिवार होते हुए भी वो ऐसा था। विजय ने आकाश में तारों को देखते हुए कहा। उसके बाजू में सोए लोखंडे के पिताजी रामा ने कहा, हापुस आम के बारे में सुना है? उसे आमों का राजा कहा जाता है। उन आमों के राजा के परिवार में भी 1-2 आम सड़े निकल जाते हैं। ठीक वैसा ही अब इंसानों में भी होता है। वैसे एक बात और है, आपकी बेटी पार्वती ताई सब्जी क्यों बेचती है? आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है? फिर विजय ने सुबह की बात को याद करते हुए कहा, ऐसा तुम्हें लगता है, पर सच तो इससे उल्टा है।
जब लोखंडे जिंदा था तो भी हमें अपना गुजारा खुद ही करना पड़ता था। वो हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। पता नहीं सारा पैसा कहाँ खर्चता था, और अब तो वो है नहीं। तो घर किसी को तो चलाना होगा ना। मैं आमों का धंधा करता हूँ, मेरी बेटी सब्जी बेचती है और बहू कपड़ा सिलाई करती है। कभी कभी तो उसे देख लगता है उस बेचारी को किन पापों की सजा मिल रही है। रामा ने इतना कहकर करवट बदल ली। विजय समझ गया कि अब इनको और ज्यादा अपने दुखों का गुणगान नहीं करना है। अच्छा, मैं नीचे से होकर आता हूँ, आप सो जाइए। विजय ने इतना कहा और खटिया से उठकर नीचे चला गया। विजय किचन में मटके से पानी ले ही रहा था कि उसे बगल वाले कमरे से किसी की आवाज आती सुनाई पड़ी। आवाज कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, कभी कुछ गाने की, कुछ गुनगुनाने की, तो कभी प्यार भरी बातें करने की। रात के इस वक्त कौन किस तरीके से बात कर रहा है, चलकर देखना पड़ेगा लगता है। इतना कहकर विजय उस आवाज का पीछा करते करते बगल वाले कमरे तक पहुंचा। वो कमरा लीला का था, लोखंडे की बीवी का। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था, पर उतना भी नहीं कि बाहर से अंदर कुछ दिखता। इसलिए विजय वहीं बाहर खड़ा हो गया और ध्यान से अंदर जो बात हो रही थी वो सुनने लगा। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मेरे परिवार में जैसा दिखाई देता है वैसा कुछ नहीं है। इतने में किसी की आवाज आई। विजय ने देखा तो सामने रामा, लोखंडे के पिताजी खड़े थे। उन्हें देख विजय हड़बड़ा गया। उसने डरते डरते रामा से कहा, वो मैं यहाँ से जा रहा था, तब एक मैं जानता हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रामा ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब? इस पर विजय ने पूछा, मतलब कि हर रोज मेरी बहू इसी वक्त किसी मर्द से फोन पर बात करती है। ये बात मेरे अलावा घर में किसी को भी नहीं पता है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? विजय ने कहा, अब जिसका पति सालों से उससे दूर है उसे मैं क्या कहूँ। एक समय पर दिमाग भी बहक जाता है। रामा की इस बात पर विजय ने थाली ठोकते हुए कहा, यस यही तो मैं जानने यहाँ आया था, पर दिन भर के आप लोगों के प्यार ने मुझे गलत साबित कर दिया था। पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है और लोखंडे का कातिल भी मिल गया है। लीला बाहर आइए, आपकी लीला समाप्त हो गई है, अब मेरी बारी है। उठिए, सब बाहर आइए अपने अपने कमरे से। विजय ने सबको जगाते हुए कहा। घर के सारे लोग एक साथ हॉल में जमा हुए। लीला भी आई। उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही घर वाले समझ पा रहे थे कि आखिर विजय क्या कर रहा है। हाँ तो मिस लीला, आप खुद बताइए घर वालों को अपनी लीला के बारे में। विजय ने लीला की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? लीला ने चौंकते हुए पूछा। ओहो, इतनी मासूम आप हैं नहीं जितनी आप बनने की कोशिश कर रही हैं। मुझे आप पर आते ही शक हो गया था, बस मैं खुद कंफर्म होना चाहता था और आपने वो भी कर दिया। विजय ने खुलासा किया। इस खुलासे से सारे घर वाले चौंक पड़े, यहाँ तक कि रामा भी हैरान था। बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो ना। लोखंडे की मां ने कहा, जी मां जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि लोखंडे को जिसने मारा, या कहूँ कि जिसके साथ मिलकर मरवाया, वो आप लोगों के बीच ही है। विजय ने अब तक सबसे बड़ा धमाका किया। उसने आगे कहा, वो और कोई नहीं बल्कि लीला है, लोखंडे की पत्नी। घर के सारे लोग विजय को ताना मारने लगे। उनको लगा कि विजय अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, क्योंकि लीला पर घर वालों को पूरा भरोसा था। उसे सब एक सीधी साधी औरत समझते थे। विजय जो कह रहा था उस पर यकीन नामुमकिन था। देखिए, मेरे पास सबूत है, और एक सबूत तो यही है रामा जी। क्यों, आप बताइए ना अपनी बहू के कारनामों के बारे में। विजय ने रामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। विजय के कहने पर रामा ने हर रोज की रात वाली बात घर में सबको बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, पर आखिर सबको ये मानना ही पड़ा, क्योंकि रामा घर के बड़े सदस्य थे और वो यूं ही किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाते थे। बेटा, मैं मानता हूँ कि बहू ऐसा कर सकती है, किसी गैर से संबंध रख सकती है, पर वो इतना बड़ा काम कभी नहीं कर सकती। वो लोखंडे को कभी नहीं मरवा सकती और ना ही खुद मार सकती है। मुझे मेरे घर वालों पर और लीला पर सबको पूरा भरोसा है। तुम अभी आए हो, हम तो लीला को सालों से जानते हैं, और रही बात उसके गैर संबंध की, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया। जब पति ने ही इसे फटकार दिया था तो ये बेचारी कर भी क्या सकती थी। रामा ने साथ में ये भी कहा विजय से, मैं जानता हूँ और वो मेरा काम है चाचा जी, पर मेरे पास सबूत है और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि लीला भी शामिल थी लोखंडे के कत्ल में। विजय ने लीला की तरफ देखकर आके कहा, कोई नहीं लीला जी, यहाँ नहीं तो जेल चलकर सब कुछ उगल दीजिएगा। अब यहाँ तो मैं एक महिला पर हाथ नहीं उठा सकता, पर जेल में मिसवाड़ी सब उगलवा लेंगी।
अचानक के हुए इस घटना से सब सदमे में आ गए और सब सोच पड़ गए कि जैसे आप सब सोच पड़ गए जैसे आप सब अभी पड़ गए हैं। पर अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि विजय एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। वो बिना सबूत के कुछ भी नहीं करता। अब ऐसा कौन सा सबूत हाथ लगा है विजय को, ये तो आगे ही पता चलेगा। क्या होने वाला है, किस तरफ जा रही है ये कहानी, जानने के लिए सुनिए नरक का अगला भाग। नरक भाग 10। विजय ने शर्मा और वाणी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया। हेलो, मैं विजय लोखंडे के गांव से बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? शर्मा ने पूछा। हाँ सर, इतनी रात गए, कुछ हुआ है क्या? वाणी ने भी साथ में सवाल किया। इस पर विजय ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बहुत कुछ हुआ है और इतने दिन से तो हो ही रहा है। लोखंडे का कातिल मिल गया है। क्या, कौन है सर? दोनों ने चौंकते हुए पूछा। उसकी बीवी लीला, पर उसने अकेले ये सब नहीं किया है। एक शख्स और है जो वही मुंबई में हमारी नजरों से बचकर हमारे बीच में ही रहकर हमें चूतिया बना रहा है। यहाँ कौन सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? वाणी ने पूछा। कल मुंबई आकर मिलवाता हूँ, इतनी भी क्या चलती है। लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लोखंडे का कातिल मिल गया है। ठीक है? हाँ ठीक है, दोनों ने एक साथ कहा। इधर लीला खुद को बार बार बेकसूर बताकर थक गई थी, पर विजय उसकी एक नहीं सुन रहा था। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो भी अपने पति के साथ ही? उसका भी जवाब है। मुंबई तो चलिए, फिर सब बता दूंगा। लीला की बात पर विजय ने बेरुखी से जवाब दिया। उसने आके कहा, चलिए चलिए, गांव में किसी की गाड़ी तो होगी ना, बुलाइए मेरे साथ। पूरे परिवार को कल सुबह तक मुंबई पहुंचना है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पर अब आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो। पर बेटा, इतनी रात को कोई गाड़ी वाला नहीं जाएगा, रामा ने कहा। चाचा, पुलिस साथ में है तो डरने की कोई बात नहीं है, जाइए गाड़ी का इंतजाम करिए, विजय ने ऑर्डर दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ, किसी को लाता हूँ, लोखंडे के भाई ने कहा और चला गया। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। आप सब तैयार रहिए, गाड़ी आते ही हम निकल जाएंगे। पूरे परिवार को चलना है, ये बात सब सुन लो। औरत, मर्द, जवान, बूढ़े, सबका बयान लिया जाएगा थाने में। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाले को डबल पैसे देकर विजय ने मना लिया था। गांव का गरीब ड्राइवर पैसे की लालच में आ गया था। घर के सारे लोग गाड़ी में थे सिवाय बच्चों के। बच्चों को पड़ोस में दे दिया गया था ख्याल रखने के लिए। वैसे इस जंगल में ऐसा है क्या जो लोग इतना डरते हैं? विजय ने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा। साहब, किसी ने देखा तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि इस जंगल में पिशाचों का वास है, ड्राइवर ने जवाब दिया। वाह जब किसी ने देखा ही नहीं है तो कैसे कहते हैं कि पिशाच रहते हैं? विजय ने हंसते हुए कहा। कोई देखेगा कैसे? जो भी इस जंगल के अंदर गया है कभी लौटा ही नहीं है। 2 साल पहले की बात है, इसी रास्ते से लड़कियों की बस ट्रिप पर जा रही थी। उसी बीच पिशाचों ने बस पर हमला कर दिया और सारी लड़कियों को गायब कर दिया। बस ड्राइवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला। उस दिन के बाद से शाम के 6 बजते ही न इधर से उधर कोई जाता है और न ही उधर से कोई इधर आता है। एक बार लोखंडे वाला केस सॉल्व हो जाए, फिर इस जंगल का भी रहस्य पता लगा लूंगा। विजय खुद में बड़बड़ाया। क्या कहा सर? ड्राइवर ने पूछा। कुछ नहीं, हम लोग कल तक मुंबई पहुंच जाएंगे, विजय ने कहा। सर, कल 8 बजे सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। वो क्या है ना, मैं गाड़ी धीरे चलाता हूँ। कोई नहीं, ठीक है, विजय ने कहा और खिड़की से रात के अंधेरे में बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। रात ने अपना अंधेरा हटाया, सुबह हुई, सूरज ने अपना प्रकाश फैलाया। गाड़ी में बैठे सभी लोगों की नींद खुली जो अभी अभी कुछ देर पहले आई थी। बेटा, एक बात कहूँ? लोखंडे की माताजी ने विजय को इशारा करते हुए कहा। जी हाँ, बोलिए माँ जी, विजय ने पीछे घूमकर कहा। देखो बेटा, कानून, इंसाफ, कोर्ट कचहरी, इन सब के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि इन सब मामलों में एक बार फंसने के बाद पूरी उम्र गुजर जाती है और बदनामी होती है सोलग। इसलिए बेटा, तुम इन बातों का ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, आपने मेरा किस तरह से ख्याल रखा मुझे याद है। मैं आपको कोई परेशानी में नहीं डालूंगा, विजय ने अपना हाथ रखते हुए कहा। परेशानी? तो ये जो तुम कर रहे हो वो क्या है? हमने तुम्हारा ख्याल रखा, उसकी ये सजा दे रहे हो तुम? लीला ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो विजय ने धमकाते हुए लीला का जवाब दिया। आप देखकर लगता नहीं है कि आप खुश नहीं है अपने पति के कातिल के मिल जाने से। खुशी तो तब होती जब वो कोई और होता। आप तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैंने नहीं मारा अपने पति को, आप समझते क्यों नहीं? लीला ने अपनी रोनी सूरत बनाते हुए कहा।
हाँ हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपने अपने पति को मारा, बल्कि आपने तो उसका साथ दिया अपने पति को मारने में। किसका साथ और किसकी बात कर रहे हैं आप रात से? लीला ने पूछा। वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे आपने अच्छा खेल खेला था, पर अफसोस ड्राइवर अचानक हुई इन बातों से घबरा गया। उसे गाड़ी चलाने में मुश्किल होने लगी। भाई तू सही से चला गाड़ी, है? डर मत, पुलिस वाला तेरे बाजू में बैठा है। विजय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए हिम्मत दी। लंबे इंतजार के बाद आखिर गाड़ी पुलिस थाने पहुंची। वाणी, शर्मा और देश पांडे ने विजय का स्वागत किया और साथ में बधाई भी दी। सबको थाने में पेश करो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। और हाँ, खाने पीने का ऑर्डर देख लेना, माजी और बाकी सब भूखे हैं। विजय ने गाड़ी से उतरते हुए देश पांडे को ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ साहब, देश पांडे ने जवाब दिया। चलो सब थाने के अंदर, इधर कुछ नहीं है। शर्मा ने सभी को कहा। हेलो कमिश्नर सर, लोखंडे के कातिल का पता चल गया है। आप जल्द से जल्द थाने में आ जाइए और फिर आगे क्या करना है आपको पता ही है। विजय ने इधर कमिश्नर राव को भी फोन कर बता दिया था। उसने मीडिया वालों को भी बुलवाया था। 1 घंटे बाद थाने के अंदर। मिस्टर विजय, तुम क्या कह रहे हो ये तुम्हें खुद पता है ना? तुम लोखंडे की पत्नी को कातिल कह रहे हो? आर यू सीरियस? राव ने झल्लाते हुए विजय से कहा, जब उसे विजय ने सच बताया। सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कातिल मिस लीला है, कत्ल तो किसी और ने किया है। विजय ने शांत भाव से जवाब दिया। लेकिन ये प्रूफ कहाँ हुआ था कि लोखंडे का कत्ल किया गया था? उसने तो खुदकुशी की थी और ये मेडिकली प्रूफ है। सर, वो प्रूफ करना मेरा काम है, आप बस वैसा कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। विजय ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा तो उसे देख देश पांडे ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है विजय सर पर, उनका हर काम चौकस होता है। देश पांडे ने आगे कहा, विजय सर, आप मुझे बताइए क्या करना है। फॉरेंसिक लैब जाओ और वहाँ से डॉक्टर हेमंत और उनकी जो नई असिस्टेंट आई है मिस माही, उन दोनों को यहाँ बुला कर लाओ। उनको कहना इट्स अर्जेंट। विजय ने सीरियस होकर कहा। विजय के मन में कुछ खुराफात चल रहा था जो किसी को भी नहीं पता था। वो कोई बड़ा धमाका करने वाला था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी, बस सही मौका ढूंढ रहा था और शायद वो जल्द ही आने वाला था। सर, आप कन्फर्म है ना, वरना हम पर उल्टा केस हो सकता है। वाणी ने चिंतित होकर कहा, आप लोग मुझे कच्चा खिलाड़ी क्यों समझ रहे हैं? मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं। आई सो डोंट वरी। विजय ने सबको समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हेमंत और उनके असिस्टेंट माही थाने में आई। डॉक्टर हेमंत कुछ ज्यादा ही बेताब दिखाई दे रहे थे, शायद इसलिए कि उनके दोस्त का कातिल जो पकड़ा गया था। उन्होंने थाने में आते ही विजय को गले लगाया और हाथ मिलाते हुए बधाई देते हुए बोले, कॉन्ग्रेट्स, आखिर तुमने कर ही दिया। आई प्राउड ऑफ यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से बता दो कि आखिर कातिल है कौन? आप। विजय ने तपाक से जवाब दिया। विजय की इस बात को सुनकर सारे लोग चौंक गए। डॉक्टर हेमंत ने हंसते हुए कहा, भाई तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सब छोड़ो और बताओ आखिर कातिल है कौन? आप। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। विजय ने फिर वही बात दोहराई। क्या बक रहे हो विजय, तुम अपने आपे में तो हो ना? कमिश्नर राव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय ने अपनी तरफ से सफाई दी। विजय, तो तुम फिर मुझे कातिल क्यों कह रहे हो? डॉक्टर हेमंत ने विजय से पूछा। क्योंकि आप ही कातिल हैं। और सर, आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं होता ना? ठीक है, आप लोग खुद मिस माही से पूछ लीजिए। विजय ने माही की ओर इशारा करते हुए कहा, माही जी सच क्या है बताइए सबको। हाँ सर, इंस्पेक्टर विजय सही कह रहे हैं। लोखंडे सर ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उन्हें प्लान करके मारा गया था और उस प्लान के पीछे डॉक्टर हेमंत और लोखंडे सर की बीवी लीला थी। क्या 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 बकवास कर रही हो माही? अपने बॉस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? और मिस्टर विजय, क्या सबूत है तुम्हारे पास? डॉक्टर हेमंत ने चिढ़ते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, सबूत क्या फिक्र मत कीजिए, वो भरपूर है हमारे पास। विजय ने हंसते हुए जवाब दिया। विजय, क्या सबूत है, दिखाओ हमें। राव ने विजय को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ मेरी और डॉक्टर हेमंत की मुलाकात से। जब मैं दूसरी बार लोखंडे के केस के सिलसिले में इनसे मिलने इनके लैब गया था। हाँ, तो क्या हुआ था? हमारे बीच तो नॉर्मल बातचीत हुई थी। तुम साबित क्या करना चाहते हो? डॉक्टर हेमंत ने अपनी लड़खड़ाती जुबान को संभालते हुए कहा, ठीक है, पर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? विजय सर ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। वाणी ने डॉक्टर की हालत देखते हुए कहा। विजय ने अपनी कहानी शुरू की। हाँ, तो अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। ये उस दिन की बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, केस उल्टा ही भाग रहा था। ऊपर से कमिश्नर सर का भी प्रेशर था। मैं पूरी तरह से बौखला गया था। फिर मैंने सोचा कि शुरुआत डॉक्टर हेमंत से की जाए, क्योंकि मैंने किसी से कहते सुना था कि डॉक्टर हेमंत और लोखंडे काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगा डॉक्टर मेरी कुछ मदद कर देंगे, हो सकता है। और फिर मैं लैब गया।
वहाँ मेरी और डॉक्टर की बातचीत हुई और उन्होंने लोखंडे के बारे में काफी कुछ कहा और कहते कहते ये महाशय भावुक हो गए और वो सब बस एक नाटक था मुझे दिखाने के लिए। और जब वो भावुक हुए तो मैंने उन्हें संभाला, उन्हें सांत्वना दी और उसी बीच मेरी नजर डॉक्टर के फोन पर पड़ी। फोन के होम स्क्रीन पर मैंने लोखंडे की बीवी लीला की फोटो देखी। मैं तुरंत पहचान गया था कि लीला ही थी, क्योंकि मैंने लोखंडे के पूरे परिवार की फोटो उसके फ्लैट में देखी थी। तब मुझे शक हुआ और फिर विजय आगे कुछ कहता इससे पहले डॉक्टर हेमंत ने अपने कोट से एक पिस्तौल निकाल ली। आगे कोई नहीं बढ़ेगा, मैं सबको मार दूंगा, मुझे कमजोर मत समझना। मैं पहले ही कहते रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है लोखंडे को। विजय, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं एक नामी डॉक्टर हूँ, तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर हेमंत ने चिल्लाते हुए पूरे थाने को अपने सर पर उठा लिया था। सारे लोग उसकी पिस्तौल से घबरा गए। विजय एक तरफ हो गया, वाणी लोखंडे के परिवार को कवर करके खड़ी हो गई। शर्मा और देश पांडे एक तरफ सावधान खड़े हो गए। देखो डॉक्टर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, विजय ने उसे समझाते हुए कहा। मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है मिस्टर विजय, पर तुमने मेरा नाम खराब करके ठीक नहीं किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर हेमंत थाने के अंदर सभी को देखकर घबरा गया था। वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर विजय ने शर्मा और देश पांडे को आंखों से इशारा किया। दोनों समझ गए और वो दोनों आगे कुछ कहते कि उसने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली सीधा जाकर विजय को लगी। विजय! सारे लोग चिल्ला उठे। गोली के कारण विजय को झटका लगा और वो टेबल से जा टकराया। विजय को खून से लथपथ देख मारे डर के भाग खड़ा हुआ। वो बिना किसी की परवाह किए थाने से रफू चक्कर हो गया। उसके पीछे बाहर खड़े 2 कांस्टेबल भागे। इधर विजय की गर्दन पर गोली लगी थी। खून से विजय पूरा भीग चुका था और उसने देखते ही देखते अपनी आंखें बंद कर ली। विजय, आंखें खोलो विजय। वाणी ने विजय के चेहरे को स्पर्श करते हुए उसे जगाने की कोशिश की। बाहर एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। विजय को एम्बुलेंस में ले जाया गया कि तभी वाणी जोर से चिल्लाई, विजय! अभी तो सबूत देना बाकी है विजय को, और क्या वो बच पाता है? और अगर बचता है तो ये सब जो जैसा दिखाई दे रहा था, क्या सच में वैसा ही था? जानेंगे नरक के अगले अंक में।